Hello everyone, welcome back, and today we are going to start with question number 19. In this lecture we are going to finish unit 1 of the working capital management. Total 4 क्वेश्चंस बाकी है, 2 से 3 क्वेश्चन हम देखेंगे और लास्ट 21st वाला क्वेश्चन होगा जो आपके लिए होमवर्क होगा. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19. MN Limited is commencing a new project for manufacture of electric toys. एक नया प्रोजेक्ट है. सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि ये नया प्रोजेक्ट है, तो ओपनिंग स्टॉक जो होता है कुछ भी नहीं होता इसमें. फॉर अ मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक टॉयज द फॉलोइंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हैज बीन एसरटेन्ड फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 60,000 यूनिट एट फुल कैपेसिटी. तो साल भर का जो प्रोडक्शन है वो 60,000 यूनिट का है. अब आपको जो कॉस्टिंग दी है वो कुछ इस तरह से है कि रॉ मटेरियल 20 रुपए का लगता है हर यूनिट के लिए, डायरेक्ट लेबल 15 रुपए का लगता है हर यूनिट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के जो खर्चे हैं जिसमें वेरिएबल है 15 और फिक्स्ड है 10. अब ये अलग अलग देने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? फिक्स्ड आपको हमेशा 60,000 यूनिट पे लगाना पड़ेगा, भले ही आप कितने भी यूनिट बनाओ, क्योंकि ऊपर में जो दिया गया है वो 60,000 यूनिट दिया गया है और उसके हिसाब से नीचे आपको प्राइसेस कैलकुलेट करके दी गई है. तो आपका प्रोडक्शन कितना भी हो, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कैपेसिटी पे लगती है. जैसे कि मैंने एक हॉल लिया है बच्चों के लिए जहाँ पे बच्चे आके पढ़ते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ. तो उस हॉल का रेंट है 1 लाख, 1 लाख रुपए, ठीक है, फिक्स्ड रेंट है. अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है क्या कि उस हॉल में बच्चे कितने भी आए, 500 आए, 700 आए या 1000 आए या 100 आए, रेंट तो मुझे 1 लाख ही देना पड़ेगा. सो इट डजेंट मैटर कि बच्चे कितने आ रहे हैं, रेंट फिक्स है. वैसे ही इट डजेंट मैटर कि मैं प्रोड्यूस कितना कर रहा हूँ, आपका ये फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है. तो मैंने क्या किया, 1 लाख का रेंट है और 100 बच्चे हैं, तो उस हिसाब से मैंने 1000 रुपये पर बच्चे रेंट आता है ये लिख दिया. लेकिन उसके बाद अगर बच्चे कम आए तो इसका मतलब 1000 इंटू जितने बच्चे आए उतना रेंट देना पड़ेगा क्या? 70 बच्चा है तो 1000 इंटू 70, 70,000 देना पड़ेगा? नहीं सर, बच्चे कितने भी आए, 100 बच्चों पे ही आपका पूरा 1000 रुपये लगेगा. वैसे ही ये जो फिक्स कॉस्ट है 10 रुपये की, ये 60,000 पे ही लगेगी. वेरिएबल वाली सिर्फ प्रोडक्शन पे लगती है. आगे अगर आप देखोगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी वेरिएबल और फिक्स्ड में बांटा गया है, और ये फिक्स्ड वाला भी 60,000 के ऊपर ही लगेगा, प्रोडक्शन आपका या सेल्स कितना भी हो. In the first year of operation, expected production and sales are 40,000 and 35,000 units. So ध्यान देंगे कितना प्रोड्यूस करोगे, 40,000 यूनिट. ओपनिंग 0, प्रोडक्शन 40, सेल्स 35, तो क्लोजिंग कितना बचा, 5,000. टू असेस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको 3 महीने के कंजम्पशन जितना, साल भर का जो भी कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 1 महीने का कंजम्पशन मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो 3 महीने का कंजम्पशन मिलेगा, और उतना अमाउंट हम रॉ मटेरियल का स्टॉक में रखते हैं. क्रेडिट अलावेबल बाय डेटर्स, डेटर्स को हम 1.5 महीने के सेल्स जितना कैश कॉस्ट, ठीक है, क्रेडिट अलाउ करते हैं. क्रेडिटर्स को 4 महीने का, क्रेडिटर से 4 महीने का क्रेडिट मिलता है, परचेसेस पे होता है. सो कई सारी चीज़ें अब आपको ना याद हो जानी चाहिए कि ये कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये आपका क्रेडिट सेल्स पे डिपेंड करता है, कैश कॉस्ट लेंगे, लेकिन ये आपका क्रेडिट परचेसेस पे डिपेंड करता है. फिर लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, तो साल भर के वेजेस के खर्चे कितने, ओवरहेड साल भर का कितना. कैश इन हैंड एंड बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी 60,000 रुपीज़. Provision for contingencies is required at 10% of working capital, including that provision. ये मैं बाद में बताऊंगा आखिरी में. You are required to prepare a projected statement of working capital requirement for the first year of operation. Debtors are taken at cost. So ध्यान देंगे, 1 सेकंड होल्ड करो.
ध्यान देना, रॉ मटेरियल आपने साल भर में कितना कंज्यूम किया। कैसे पता करोगे? रॉ मटेरियल किस पे लगता है सर? जितना आपने रॉ मटेरियल अपने स्टोर से प्रोडक्शन के लिए भेजा। 40,000 का प्रोडक्शन हुआ है तो 40,000 यूनिट रॉ मटेरियल के लगे होंगे आपको। 40,000 इंटू 20, यानी कि रॉ मटेरियल का कंजम्पशन साल भर का आ गया 8 लाख का। वेजेस भी आपका 40,000 इंटू 15, तो ये 6 लाख का आ गया। ठीक है, उसके बाद में ओवरहेड ओवरहेड में देखो, वेरिएबल वाला जो ओवरहेड है 40,000 इंटू 15, और तो ये 6 लाख। फिक्स्ड वाला जो ओवरहेड है ये 60,000 पे लगेगा, ये हमेशा याद रखना। $26 लाख का आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है। WIP के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, ये आपने ध्यान रखना है। क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है आपको WIP की, तो आप WIP 0 मान के चलोगे। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही जो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है, ये सॉरी आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलोगे। ठीक है, पहले फैक्ट्री कॉस्ट आता है ना, उसके बाद में आप WIP को एडजस्ट करते हो, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हो। लेकिन हमारे क्वेश्चन में WIP 0 होने की वजह से फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम हुआ। अब आप इसके अंदर में ऐड करते हो सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कि 0 है, लेस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे। 26 लाख बनाने, 26 लाख का खर्चा आया 40,000 यूनिट बनाने के लिए, और 5,000 का क्लोजिंग में है, आपको ये पता है क्योंकि 35,000 ही हमने बेचा। तो खर्चा आता है ये, सॉरी 26 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 5, सो 3,25,000 का खर्चा आएगा क्लोजिंग स्टॉक का। तो अब आपका मिलेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना आपने बेचा, सो दैट्स 22,75,000। अब इसके अंदर में आप ऐड करोगे सेलिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो वेरिएबल एक होता है और फिक्स्ड एक होता है। देखो फिक्स तो आपको 60,000 के हिसाब से लगेगा, तो वो पूरा 1 इंटू 60,000 आएगा, तो ये आ गया। अब आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ध्यान देना, ये खर्चे किस नेचर के हैं? सेलिंग के नेचर के हैं। यानी कि जितने यूनिट्स आपने बेचे उतना वेरिएबल है, मतलब जितने यूनिट्स आपने बेचे उस पे लगेंगे। तो ध्यान देना कि एक यूनिट का 3 रुपया है, अगर एक यूनिट का 3 रुपया है और आपने 35,000 यूनिट बेचे हैं, तो यहाँ पे 1,05,000 आएगा। मानते हो इस बात को? 40,000 मत लेना, 40,000 प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे लगते हैं क्या? कभी सोच के देखा है? सेल्स पे लगते हैं, और सेल्स सिर्फ 35,000 यूनिट का किया है आपने। सो अगर मन में आ रहा है कि सर 40,000 क्यों नहीं लिया, तो 40,000 पे डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे लगते नहीं, प्रोडक्शन पे नहीं लगते, सेल जितना किया उस पे लगते। अब ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स,
24,40,000 सेल्स का कोई डिटेल दिया है क्या इन्होंने? सेलिंग प्राइस, अच्छा प्रॉफिट 16, सेलिंग प्राइस 80, ठीक है। सेल्स 35,000 इंटू 80, ₹28,00,000 का सेल्स आ रहा है, 3,60,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ये आपकी सिर्फ अभी तक सर कॉस्ट शीट बनी है, ठीक है, एक तरह से कॉस्ट शीट बोल सकते हो आप उसको, है ना। अब आप इसमें से डिटेल उठाओगे, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स, सबसे पहला इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल आता है। अब रॉ मटेरियल देखो, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे सर, इसी में कैलकुलेशन करेंगे। रॉ मटेरियल 3 महीने के कंजम्पशन जितना अपन को लेने का है। रॉ मटेरियल साल भर का कंजम्पशन 8,00,000 रुपए का था, तो 8,00,000 लिखा, डिवाइडेड बाय 12 किया। कॉन्सेप्ट समझो, साल भर का कंजम्पशन 8,00,000 डिवाइडेड बाय 12 किया तो एक महीने का कंजम्पशन, मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो 3 महीने का कंजम्पशन आता ना यहाँ पे। 8,00,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 यानी कि 2,00,000। उसके बाद में वेजेस, वेजेस साल भर में आपके 6,00,000 के लगे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो एक महीने के वेजेस मिलेंगे। और यहाँ पे जो हम अलाउ कर रहे हैं लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, दैट इज़ 1 मंथ, तो एक ही महीने का हमने कैलकुलेट करना है, 50,000 आएगा ये। उसके बाद में ओवरहेड, 12,00,000 रुपए के ओवरहेड है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 6 और 6 12,00,000 रुपए, ठीक है, ये देखो 6 और 6 12,00,000 रुपए के ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, 12,00,000 रुपए में ओवरहेड में इन्होंने क्या बोला है कि हाफ मंथ का ओवरहेड, 1/2 हाफ मंथ का ओवरहेड रहेगा सर। तो जैसे ही 12,00,000 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपको पता चलेगा एक महीने का ओवरहेड कितना, 1,00,000, और आधे महीने का कितना सर, वो भी 50,000 का। तो आपका, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, ये आएगा लेकिन ये बाद में आएगा। मैं ना कॉस्ट शीट के हिसाब से चालू हो गया था, यहाँ पे दिमाग ही हट गया कि अपन तो स्टॉक निकाल रहे हैं। चलो एक्सट्रीमली सॉरी, रॉ मटेरियल हो गया आपका, यहाँ पे फिनिश गुड्स ले लेते हैं। फिनिश गुड्स के लिए तो आई थिंक उन्होंने कुछ बोला नहीं होगा और ज़रूरत भी नहीं है, अलग से क्या बोलेंगे, ठीक है। फिनिश गुड्स हमने 3,25,000 का निकाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहीं पे दिख रहा है अपने कॉस्ट शीट में 26,00,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 5,000, 3,25,000। उसके बाद में डेटर्स, डेटर्स किस पे, कैश कॉस्ट बोला है उन्होंने, कैश कॉस्ट बोला है। डेटर्स आर टेकन एट कॉस्ट, डेटर्स आर टेकन एट कॉस्ट, तो हम उसको जनरली कैश कॉस्ट लेंगे। डेटर्स किस पे निकालते हो सर, डेटर्स आप निकालते हो जितना माल आपने बेचा उस पे। तो आपने माल कितने का बेचा, आप यहाँ से निकाल के बताओ कौन सी वैल्यू लोगे। साल भर में आपने जो माल बेचा, जितना भी मटेरियल बेचा है, दैट इज़ 24,40,000 रुपये। 24,40,000 रुपये ये पूरा सेल्स में आएगा, ये कैश कॉस्ट है, ठीक है। तो 24,00,000 देखो ये आता है डेटर्स के लिए आपका, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिनिश गुड्स के लिए ये आता है। तो यार ये हैंग हो रहा है बहुत,
बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बन जाता है ना, तो ये है ना अपने जवाब दे देता है। 24,40,000 लूँगा मैं यहाँ पे। सो अगर आप डेटर्स लोगे, डेटर्स में 24,40,000 अपनी कैश कॉस्ट आती है, डिवाइडेड बाय 12 किया, और क्वेश्चन में कितना हमने अलाउ किया है, देखो डेटर्स हमने अलाउ किया है 1.5 मंथ के, तो 1.5 मंथ ले लो, 1.5, $3,05,000। कैश बैलेंस उन्होंने कुछ रखने के लिए बोला था, वो हम देख लेंगे, दैट इज़ 60,000। टोटल इसके अलावा और कुछ नहीं, ना प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ना वर्क इन प्रोग्रेस है। 2 लाख प्लस 3,25,000 प्लस 3,05,000 प्लस 60,000, 8,90,000 आपका करंट असेट्स आ गया। अब आप इसमें से माइनस करते हो सर करंट लाइबिलिटीज़। सबसे पहले आता है आपका क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स आप कैलकुलेट करते हो परचेसेस पे, ठीक है। अब परचेसेस पे अगर कैलकुलेट करना है, वर्किंग नोट 1, रॉ मटेरियल का हमने कितना माल परचेस किया, ये निकालना है हमको यहाँ से। तो कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेसेस, ये फॉर्मूला है हमका हमारा, और क्लोजिंग, ठीक है। तो कंजम्पशन आपका 8 लाख रुपए का हुआ है साल भर का, ओपनिंग ज़ीरो था, परचेसेस हमको निकालना है, और क्लोजिंग आपने अभी अभी निकाला कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज़ 2 लाख। ये 2 लाख अगर उधर जाते हैं तो परचेसेस कितना आएगा, 10 लाख का। तो परचेसेस अगर 10 लाख का आ गया तो क्रेडिटर्स किस पे निकलेंगे सर, 10 लाख पे। तो 10 लाख का क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 12, तो 1 महीने का क्रेडिटर मिला, और उसके बाद हम उनको 4 महीने का क्रेडिट अलाउ करते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। सो दैट्स 3,33,000। अरे हाँ यार, ये तो अजीब सी फिगर आ रही है। एक बार आंसर चेक करेंगे हम इंस्टीट्यूट के साथ में, ताकि पता चले कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। वेजेस निकाल लिया, ओवरहेड निकाल लिया, आई थिंक अब हमारा कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे, माइनस कर लो, एक बार ना 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, ठीक है। तो ये आता है आपका 456,667। अब क्या बात है सर, इसमें आप ऐड करोगे कंटिंजेंसीज, मतलब प्रोविजन करके रख रहे हो, और ये आएगा नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने बोला आखिरी में मैं बताऊंगा।
प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज मतलब आप क्या है कि आपने निकाल तो लिया सर कि 4,56,667 का हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्ट निकाला है। अभी खुदा ना खास्ता कल जाके कुछ ऊपर नीचे हो जाए, डेटर्स डिले कर दे पेमेंट में या स्टॉक में प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लगेगा। वो आप बोल रहे हो कि 10% का होना चाहिए, लेकिन 10% किस चीज़ का? 456,667 का नहीं सर। वो बोल रहा है कि ऐसे अमाउंट का जिसके अंदर प्रोविजन ऑलरेडी इंक्लूडेड हो, उस अमाउंट का 10%। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये वो अमाउंट होती है जो मैंने रेड में मार्क की है, जिसके अंदर प्रोविजन इंक्लूडेड होगी। 456 प्लस कंटिंजेंसी के अंदर बाद में जो जो फिगर आएगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ये है प्रोविजन इंक्लूडेड वाली फिगर। तो कंटिंजेंसीज का जो 10% है वो किस पे लगेगा? इसके ऊपर 10% लगना है। अब आप कैलकुलेशन कैसे करोगे सर? बहुत ही सिंपल। इसको पकड़ो 100%, इसको पकड़ो 10%, तो ये होता है 110%। ठीक है। तो अभी आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? या फिर उसको ऐसे पकड़ो, बहुत ही सिंपल। ये अगर हमारा 100 है तो ये 10 होना चाहिए ना, क्योंकि इस पे 10% लग रहा है, तो ये होना चाहिए 90। यानी कि 456,667 आपका 90% होना चाहिए। अब देखो कैलकुलेशन क्या बोलता है। ये अगर मैं 90% ले लूँ तो मेरी फाइनल फिगर आती है 507,407। 407 ले लो या 408 ले लो, ये फाइनल फिगर आती है। और इसके ऊपर अगर 507 408 इंटू 10% लगाते हो तो वो आता है सर 5741। तो एग्जैक्टली 10% आ रहा है। और अब आप टोटल करके देख लो, आपका मैच हो जाएगा। सो ये इस तरह से लगाना है। इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन बोले तो 10% लगेगा नीचे वाली फिगर पे, ना कि ऊपर वाली फिगर पे। तो अपने पास तो सिर्फ ऊपर वाली फिगर थी 456,667, तो उसको 90% बना लो। अब मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, इसलिए हम आंसर ज़रूर चेक करेंगे इंस्टीट्यूट का, क्योंकि ये अजीब सी फिगर आ रही है। सही है सर। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड हमने नहीं लिए क्या? ओ समझा। ठीक है, मेरी तरफ से एक गलती है। क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स में उन्होंने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं बोला। ओवरहेड बोले तो सारे ओवरहेड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी हमने काउंट करना चाहिए। तो अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज बताता हूँ। एक चीज़ हमने और यहाँ पे काउंट करनी है, ये मैंने ऊपर सरका लिया। ये थे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये हम ले लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और ये अगर आप देखोगे तो 1,05,000 प्लस कितना है हमारा, ये 1,05,000 प्लस 60,000 आ रहा है। सो 165 हो गया। 1,65,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, सो दैट 6,875। अब थोड़ी सी फिगर्स बदलेगी।
449,772, सॉरी 792, ठीक है। तो ये हो गया सर आपका 90%, ये 10% और ये होना चाहिए 100%। सो 449,792 विल बिकम योर 90%। डिवाइडेड बाय 0.90, तो यह था 499,769, 499,769, 499,769। अब बैलेंस देख लो। $49,977, तो ये आपका फाइनल आंसर आता है। सो दिस वाज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी थी कि इतना पैसा सर आपको लगेगा पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए। 2 मिनट में आप ये आंसर लिख लो फाइनल वाला, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं ना ये रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आइकॉन्स ओपन होने की वजह से शायद ये थोड़ा हैंग वैंग होता होगा। अब हम देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए काफ़ी लर्निंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 22 ऑलमोस्ट सेम रहेगा।
सो 22 का लास्ट वाला पार्ट ही ज़्यादा हम डिटेल में लेंगे। 22 के फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे जो हम अभी देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बीटा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 इज एज बिलो। सो आप अगर ध्यान दोगे तो ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, ये सब आगे काम आएगा। अभी जो आपको दिया है ये ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक में 3 चीजें दी है सर आपको, रॉ मटेरियल का ओपनिंग कितना, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग कितना, और सर आपको दिया है फिनिश गुड्स का ओपनिंग कितना। चलो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक के बाद में आपको परचेसेस दिया है, आपको वेजेस दिया है, आपको प्रोडक्शन के खर्चे दिए हैं, यानी कि सारा खर्चा यहाँ दिया है। उसके बाद में आपको ये सारा क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है इन तीनों का। सो आप ध्यान दोगे कि अगर हम ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग अगर करते हैं तो हमको किसी भी चीज़ का कंजम्पशन पता चलता है, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, डब्ल्यूआईपी का कंजम्पशन, और आपको पता चलेगा कि सर फिनिश गुड्स का कंजम्पशन कितना, मतलब प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी काम आएगी। उसके बाद में आपका जो नीचे दिया गया है ये पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे और सेलिंग के खर्चे दिए हुए जो प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बनता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर्स वेयर 1,50,000 एंड 2 लाख। डेटर्स का ओपनिंग था 1.5 लाख और क्लोजिंग था 2 लाख, और क्रेडिटर्स का ओपनिंग था 2 लाख और 2,40,000। यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। क्या बोला उन्होंने कि निकालना क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी तक हम क्या निकालते आ रहे थे सर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लेकिन कोई और तरीके से निकाल रहे थे। अभी हमको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से निकालना है। सर ये मेथड तो आपने समझा ही नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कवर्ड नहीं है। सर कोई बात नहीं है, ये कोई नया ही मेथड या इसके अंदर कोई फॉर्मूला एंड ऑल दैट नहीं है। ये मेथड आप ऑलरेडी देख चुके हो जब हमने शुरुआत की थी चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 2 में जब आपने देखा था लास्ट वाला पार्ट, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये आपने कैसे निकाला था, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से ही निकाला था। इसमें आपने क्या किया था कि साल भर के खर्चे कितने लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में जो कि था 9,50,000। अभी आपको निकालना पड़ेगा कि खर्चे कितने, ये दिया हुआ है, अभी आपको निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट में सारे खर्चे आ जाते ठीक है, तो ये सब निकालना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय क्या करोगे कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। तो इस क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड निकालना पड़ेगा, और वो हम कैसे निकालते हैं, रॉ मटेरियल स्टोरेज, डब्ल्यूआईपी स्टोरेज, फिनिश गुड स्टोरेज प्लस डेटर्स का कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। उसके बाद में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, और उसके बाद में ये लास्ट वाली वर्किंग। सो ध्यान देंगे। एक सेकंड ना, एक मैसेज डाल देता हूँ बस, काम रुकना नहीं चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ये क्या आएगा सर, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड ऑल दैट सब इंक्लूडेड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। अब नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, चलो अच्छे से लिखते हैं। कैसे निकालते हो आप कि ऑपरेटिंग, आपको अभी क्वेश्चन में 360 लेना है कि 365 लेना है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ये मेंशन नहीं होता तो आप एक अजम्पशन लेके चल सकते हो। यही था फॉर्मूला जो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखा था।
अज्यूम्ड, ठीक है। तो 360 बाई ये आएगा। अब तीसरी स्टेज आती है आपकी, ये ए, ये बी, ये तीसरी स्टेज आती है सर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे हम यहाँ पे। अब ऑपरेटिंग साइकिल में देखो फॉर्मूला है रॉ मटेरियल का ऐड करो, WIP ऐड करो, स्टॉक स्टोरेज कितना है, फिनिश गुड्स कितने दिन, डेटर्स कितने दिन और क्रेडिटर्स कितने दिन, ठीक है। अब स्टोरेज निकालना है सर हमको, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। अब यहाँ से वर्किंग नोट शुरू हो सकती है। डी के लिए भी कोई कैलकुलेशन रखना है तो रख दो। वर्किंग नोट 1, रॉ मटेरियल स्टोरेज। बहुत ही सिंपल। क्या करते थे आप स्टॉक निकालने के लिए, एक सेकेंड, अगर आपको स्टार्टिंग वाले सारे फॉर्मूले याद हो तो एवरेज रॉ मटेरियल का स्टॉक यहाँ आ जाएगा। फिर आप लेते हो यहाँ पे डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। सो फॉर्मूला याद रखो, मतलब फॉर्मूला याद रखो यानी कि आप रॉ मटेरियल का स्टॉक कैसे निकालते थे। रॉ मटेरियल का स्टॉक यानी कि साल भर में जितना कंजम्पशन होता था डिवाइडेड बाय 365 करोगे। 12 महीने तो महीने है तो 12 करोगे, डेज है तो आप 365 या 360 करोगे, तो एक दिन का आपको पता चलता है कंजम्पशन कितना आता है। यही करते थे आप, एक दिन का कंजम्पशन कितना आता है और मल्टीप्लाई करते थे कि कितने दिन तक स्टॉक रहता है। सो ध्यान देखो, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू डेली कंजम्पशन इनटू स्टोरेज पीरियड कितना। अब यही डेली कंजम्पशन इधर लेके आ जाओ तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेली कंजम्पशन इज इक्वल टू स्टोरेज पीरियड, यही हमने लिखा है। सो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। और ये हमारे पास में क्वेश्चन में यहाँ दिया, अगर आप देखोगे तो 1,80,000 ओपनिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक है, 2 लाख का स्टॉक यहाँ पे आ गया। सो 1,80,000 का रॉ मटेरियल का ओपनिंग, 2 लाख का क्लोजिंग, डिवाइडेड बाय आप 2 करोगे तो एवरेज स्टॉक आ गया। और अब आता है रॉ मटेरियल का साल भर का कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे आपको। सो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज जो आपने किया साल भर में माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका है 1,80,000, क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख। अब परचेसेस देखते हैं। परचेसेस अगर आप देखोगे तो 11 लाख के परचेसेस आपको दिखेंगे, ये वाले, ठीक है। तो इससे आपको कंजम्पशन पता चल जाएगा। $10,80,000। अगर ये 10,80,000 का साल भर का कंजम्पशन है तो इसको आप 360 से डिवाइड करके क्या निकाल लोगे, एक दिन का कंजम्पशन। सो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे स्टॉक में इतना रॉ मटेरियल रहता है और डिवाइडेड बाय एक दिन में इतना कंज्यूम हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा कि कितने दिन लगेंगे सारा कंज्यूम होने के लिए, दैट विल बिकम द स्टोरेज पीरियड, कि इतने दिन तक हमारे यहाँ पे वो स्टॉक पड़ा रहेगा। सो ये आता है कुछ 1,90,000 डिवाइडेड बाय 3,000, 63.33 डेज आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड आया। एक चीज आई है अभी तो सिर्फ। सेकंड हिस्सा वर्किंग नोट 2, WIP का स्टोरेज लेते हैं, वो भी सिंपल। एवरेज WIP का स्टॉक कितना रहता है। अब आप ध्यान दो, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन मैटर करता है, WIP का प्रोडक्शन मैटर करता है कि WIP में हम डेली कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने रुपए का, कितना फंसा हुआ है और कितने रुपए का डेली प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। सो डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे
सो WIP का भी ओपनिंग क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो 60,000 का ओपनिंग है और 1 लाख का क्लोजिंग है। सो 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज आ गया। अब बात आती है सर प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ निकलेगी, ध्यान देना कैसे निकालते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप लेते हो सर ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना था, नहीं ओपनिंग WIP कितना था, ठीक है। या कॉस्ट शीट बना ले तो सही रहेगा। इन्होंने वेजेस और ये वो सब अलग से दिए है क्या अपन को? हाँ, वेजेस और प्रोडक्शन के खर्चे दिए है ना, ठीक है। रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया, वेजेस कितने लगे और डायरेक्ट ओवरहेड कितने हैं, ये हम लेते हैं। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हमने ऊपर निकाला, दैट बिकम्स 10,80,000। और उसके बाद में वेजेस अगर आप देखोगे तो 3 लाख का वेजेस है और 2 लाख का प्रोडक्शन के खर्चे हैं। सो 3 लाख का वेजेस, 2 लाख का प्रोडक्शन का खर्चा, तो ये बन जाएगा आपका 15,80,000। इसको कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। अब थोड़ा बहुत इसके लिए आपको कॉस्टिंग पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए कॉस्टिंग आपको फर्स्ट ग्रुप में दिया हुआ है। अगर आप बोलोगे सर बिना कॉस्टिंग पढ़े आया हूँ तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करोगे ओपनिंग WIP, लेस करोगे क्लोजिंग WIP, और ओपनिंग क्लोजिंग हमारी WIP है 60,000 और 1 लाख की। तो फाइनल फिगर आएगी 15,40,000। ये आती है आपकी सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहीं पे मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल लूँगा अभी। इसमें आप ऐड करते हो ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करते हो क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो आपको पता चलता है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ठीक है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जो है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अगर आप ऐड करते हो इसमें और कर लेते ना, आगे सारा काम यही हो जाएगा। एडमिन एक्सपेंसेस प्लस S&D सेलिंग एक्सपेंसेस अगर आप ऐड करते हो तो एक एक करके ऐड करते, 2,60,000 का फिनिश गुड्स ओपनिंग है और 3 लाख का क्लोजिंग है। $15 लाख आता है। और खर्चे अगर आप लोगे एडमिन के और उसके तो 1,75,000 और 75,000। तो ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर आएगा सेल्स। सो 17,50,000। अब आप लेते हैं सेल्स। सबसे ऊपर देखोगे तो सेल्स आपको दिखेंगे क्रेडिट है सारा का सारा 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख का आपने ले लिया सेल्स, तो आएगा प्रॉफिट 2.5 लाख का। चेक कर लो 2.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है आपके इसके हिसाब से भी। तो हमने बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किसी और तरीके से लिखा है जिसको हम कॉस्ट शीट कहते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे जो ज़रूरत है WIP के स्टॉक के लिए वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 15,40,000 है। तो ये रॉ मटेरियल के लिए काम आया, ये WIP के लिए काम आएगा, ये फिनिश गुड्स के लिए काम आएगा, ये आपका डेटर्स के लिए काम आएगा। क्रेडिटर्स के लिए वो अलग ही निकालना पड़ेगा आपको, इसमें नहीं दिखा हुआ कहीं पे।
तो 15,40,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान के चल रहा हूँ, मान के क्या चलना, निकाली है हमने तो लेके चल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 360 करोगे तो पर डे प्रोडक्शन कितना होता है। देखो सर, ऊपर में दिया है कि इतना स्टॉक हमारा WIP में रहता है और हर रोज़ डिनोमिनेटर में जो दिया है उसका मतलब हर रोज़ इतना निकलते जाता है। तो कितने दिन लगते हैं सारा निकलने के लिए, तो ये है 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1,80,000 हो गया, 15,40,000 डिवाइडेड बाय 360 अगर आप करते हो तो 4277.77 आ रहा है। 80,000 डिवाइडेड बाई 4277.77 अगर आप करोगे तो 18.70 डेज आएगा। ये आ गया WIP का स्टोरेज। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेंगे। चलो आगे बढ़े। अब आता है सर फिनिश गुड्स का स्टोरेज, तीसरा वर्किंग नोट। उसका भी सेम, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो फिनिश गुड्स आपके है 260 और 3 लाख के, ये डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने निकाली वो थी 15 लाख की, तो ये आता है 2,80,000। सो ये आता है 4166.66। ये आता है 67.20 डेज फिनिश गुड्स स्टोरेज, कि फिनिश गुड्स हमारे स्टोरेज में इतने दिनों तक रहता है। देखो 2,80,000 का एवरेज स्टॉक पड़ा रहता है और हर दिन 4,166 4166.66 का माल निकलता है। इसका मतलब 67.20 डेज निकलेंगे, लगेंगे सारा माल निकलने के लिए। सो दैट बिकम्स द फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। अब आती है बारी सर वर्किंग नोट 4 डेटर कलेक्शन पीरियड। क्वेश्चन में दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल, एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर्स, सॉरी एवरेज डेटर्स बोलते हैं, अब इनका स्टॉक नहीं होता है। और वही डेटर्स में क्या होता है, माल बेचते हैं डेटर्स को, ठीक है। सो डेली क्रेडिट सेल्स काम आएगा यहाँ पे, और वो हमको दिया हुआ है। देखो डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग इन्होंने दिया है कि हमारा डेटर्स का ओपनिंग था 1,50,000 और क्लोजिंग था 2 लाख का, ठीक है। 1,50,000 तो ये एवरेज आ गया 1,75,000। और डेली क्रेडिट सेल कितना, कैसे निकालोगे, साल भर का सेल 20 लाख डिवाइडेड बाय 360 करोगे तो एक दिन का सेल निकलेगा। तो ये आ गया 1,75,000, 20 लाख डिवाइडेड बाय 360 बिकम्स 5,555.55। सो 1,75,000 डिवाइड बाय, ये आता है 31.5 डेज। सो दिस इज डेटर्स कलेक्शन पीरियड। इतने दिन लगते हैं डेटर से पैसा उठाने में, 31 दिन 31.50 डेज, ठीक है। लास्ट आइटम है आपका वर्किंग नोट 5, उसके बाद आपकी कहानी ख़त्म। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड।
इसके लिए काम आता है सर एवरेज क्रेडिटर्स कितना है, और क्रेडिटर से आप क्या करते हो आप ये ध्यान दो, क्रेडिटर से माल खरीदा जाता है तो परचेसेस काम आते हैं, और डेली क्रेडिट परचेसेस, क्रेडिट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो हमारे लिए जो क्रेडिटर्स है वो है 2 लाख और 2,40,000, 2 लाख और 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 2 लाख, सॉरी, और ये आ गया एवरेज क्रेडिटर। और परचेसेस कितने हैं सर हमारे, 11 लाख के परचेसेस है अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में देखोगे तो, डिवाइडेड बाय 360 डायरेक्ट, तो 2,20,000 न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आएगा 3055.55, $72 days। क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड, सॉरी पेमेंट, अब ये सारी चीज़ें लिख लो ऊपर में जहाँ आपको ज़रूरत थी। रॉ मटेरियल 63.33, 18.70, एक सेकंड ना होल्ड करना। ध्यान दो, तो ये था 63.33 प्लस वर्क इन प्रोग्रेस में हमको लगा 18.70, फिनिश गुड्स में हमको लगा 67.20, डेटर्स में 31.50 और क्रेडिटर्स में 72, 31.50 और इसमें 72। सो 63.33 प्लस 18.70 प्लस 67.20 प्लस 31.50 माइनस 72, सो दिस बिकम्स 108 दिन, 108.73 दिन, 108.73 days, दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल। अब एक बार अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल आ गई तो ये ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे रखोगे। अब इसका मतलब जानना ज़रूरी है आगे बढ़ने के पहले, सिर्फ कैलकुलेशन से काम नहीं होता। 108.73 दिन लगते हैं आपका पूरा पैसा एक बार पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, यानी एक बार आपके जेब से पैसा गया तो वापस आने के लिए उसको 108 दिन लगेंगे, 109 दिन पकड़ के चलो, 109 दिन लगेंगे। अब अगर 109 दिन में एक बार पैसा घूम के वापस आता है तो साल भर में कितनी बार घूमता है ये पता करने के लिए 360 से उसको डिवाइड करना जरूरी है। तो 360 डिवाइडेड बाय 108.73, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि आपका जो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर है यह है 3.1311 टाइम्स। ये है टाइम्स में आता है, मतलब आपका जो पैसा है ये इतनी बार साल भर में पूरा चक्कर लगा लेता है। और यही हम आगे लिखेंगे 3.311 टाइम्स जो लिखा ना यहाँ पे। यहाँ जगह कम पड़ गई ना अपने पास, नीचे है, ठीक है, इसको सरका लेते हैं।
तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आएगी, एक तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी जा रही है साल भर में, और यहाँ पे 3.311 टाइम्स। सो टोटल कॉस्ट कितनी जा रही है, ध्यान दो। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन 10,80,000 का है, वेजेस का 3 लाख का है, डायरेक्ट ओवरहेड आपके 2 लाख के है, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट 15,80,000 के तो आई गई। इसके बाद में अगर आप ध्यान दोगे तो आपका खर्चा नीचे आ रहा है सीधा सीधा, एडमिन का एक 75 और ये 75, इसके अलावा क्या खर्चा आपके पास में बस। तो टोटल करेंगे हम, ध्यान देना, 15,80,000 तो ये है ही आपका खर्चा, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ और दो खर्चे हैं, बाकी तो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है। तो 1,75,000, 15,80,000 ये हो गया, प्लस 1,75,000 प्लस 75,000, तो आपको 18,30,000 रुपये की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, 15,80,000 प्लस 1,75,000 प्लस, मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी एक्सपेंस हुआ है ना कैश वाला, वो लेना है अपने। डेप्रीशिएशन अगर होता तो हम छोड़ देते, ये चीज़ ध्यान दो, अगर होता तो हम छोड़ देते, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ बंद होने वाला है इसीलिए थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ। हाँ तो ध्यान देना, अब आपका ये आ गया कि आप अगर नॉन कैश आइटम होते ना आपके बैलेंस शीट में, तो आप वो चीज़ छोड़ देते। हाँ, एक चीज़ और आपकी यहाँ पे कंसिडर आपने को जो करना पड़ेगा वो ये है कि 15,80,000 का जो पूरा माल है ये इस साल का पूरा खर्चा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ पहले से हम लेके आए थे। ध्यान दो, अगर ये जो 15,80,000 में लूँ तो थोड़ा सा गलत इसमें ये चीज़ जा सकते हैं कि 15,80,000 में मैं स्टार्टिंग का कुछ लेके आ रहा हूँ और बाद में क्लोजिंग भी कुछ रख दे रहा हूँ, तो साल भर में जो खर्चा अलोकेट हो रहा वो मतलब साल भर का खर्चा नहीं है। साल भर का खर्चा विल भी कि इन दोनों के बाद एडजस्ट की हुई फिगर वो हो गई 15,40,000, लेकिन अब 15,40 भी लेना गलत है, क्योंकि उसमें भी फिनिश गुड्स जो बचा हुआ था पिछले साल से लेके आ रहे थे, और उसको भी तो बेचा ना जो पिछले साल से लेके आ रहे थे, वो तो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो इस साल बना के हमने रख दिया, बेचा नहीं, आगे आगे कंटिन्यू नहीं किया, तो वो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो जो आपको खर्चा लेना पड़ेगा वो है 15 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, यानी सारा आपका रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग ये एडजस्ट होएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ आपका सारा एडजस्ट होगा। 1,80,000, 60,000 और 2,60,000 का हम क्या लेते हैं, खर्चा लेते हैं ना, तो खर्चे में क्या आएगा सर, ये पूरा 5 लाख, ये देखो ये पूरा 5 लाख ले लिया आपने, ठीक है। 5 लाख में आप ये सारा 11 लाख रुपए, 11 और 5 कितना आएगा आपका यहाँ पे, हाँ ये छोड़ दो, ये इतना, ये कितना होता है ध्यान दो, 11 और 5 होता है 16, 16 और 5 आपका हो गया 21 लाख रुपए ये, और उसमें से ये पूरा 6 लाख माइनस कर दो जो क्लोजिंग में बचा हुआ है। जो इतना आपने यूज़ किया उसके बाद 6 लाख बचा रहा, तो खर्चा कितना हुआ साल भर में, 5 और ये 16, 21 माइनस 6, यानी कि 15 लाख रुपए। और ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हो सर आप, ये रहा 15 लाख रुपए। तो जो आपको लेना है वो है 15 लाख रुपए। उसके बाद नीचे के दो आइटम तो ऐड हो नहीं है, तो इसको हम ठीक करते हैं, इट विल बी 15 lakhs। सो दिस बिकम्स 5,28,541 रुपये वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। आई बात आपको समझ में। सो दिस इज व्हाट द एंटायर सिनेरियो ऑफ द
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। 2 मिनट में आप ये इतना अगर लिखना चाहो तो लिख लो। पूरी प्रोसीजर हमने लिखी है, एक के बाद एक के बाद एक। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलो, अब ये वाला पार्ट है, ये बहुत ही ईजी है। मतलब अभी तक हम सारे क्वेश्चंस देखते आए थे, तो ये आप होमवर्क ले लोगे। और क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 भी काफ़ी इजी है, सिर्फ एक आखिरी चीज़ है उसकी वजह से ये क्वेश्चन ले रहे हैं, नहीं तो ये भी आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही चीज़ करूँगा कि सर पॉज करो वीडियो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट 1 2 3 ये 3 पार्ट आप सॉल्व कर लो। चौथा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको भी सर हम ना होमवर्क के लिए रखते हैं। बस मैं आपको रफ में बताता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें होगी। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर निकालना है, और अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी ऑन अ कैश कॉस्ट बेसिस निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दो। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के लिए आप क्या करते हो सर, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स माइनस कर देते हो। सो रॉ मटेरियल अगर आप देखोगे तो ऊपर में दिया है 55 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45 और माइनस अगर 60 कर दोगे तो ये आपका पहला आंसर आता है कि 80 डेज इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। अब क्वेश्चन ने क्लियरली लिख के दिया कि एक दिन में 360, एक साल में 360 दिन लेने हैं। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो जाएंगे, 360/80 यानी कि 4.5 साइकिल। ठीक है, कि 4.5 बार मैं पैसे को घुमा लेता हूँ। सो 4.5 टाइम्स आता है। अब बात करते हैं सर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड आप कैसे निकालोगे इस पूरे क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से ही निकालोगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है आपकी सारी की सारी 21 लाख दी हुई है कि 21 लाख रुपए, और नीचे में हम क्या लेते हैं कि कितनी बार हमारा पैसा, हमको साल भर में 21 लाख की ज़रूरत है, लेकिन कितने बार हम एक रुपया घुमा सकते हैं, तो वो बार बार यूज़ होएगा ना। सो 1 रुपए को 4.5 बार 4.5 टाइम्स अगर हम यूज कर सकते हैं तो 21 लाख रुपए के रिक्वायरमेंट के लिए 21 लाख रुपए नहीं लगते। 1 रुपए को हम 4.5 रुपए बना सकते हैं साल भर में। तो वैसे ही 21 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 4.5 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपए जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आपकी एक गलती हो जाएगी, 21 लाख रुपए में आपको एक ऐसा आइटम इंक्लूड करके दिया है इन लोगों ने जो कि नॉन कैश है। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला कि भैया कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालो, तो नॉन कैश आइटम इसमें क्यों रखेंगे हम, इसलिए 21 लाख में से आप 2,10,000 हटा दो। सो 2,10,000 अगर आप हटा दोगे यहाँ से तो आपका अब आंसर आएगा अबे यार 18,90,000। ठीक है, अब ये 18,90,000 को आपको साल भर में इतने पैसों की ज़रूरत है, ये खर्चा नहीं है सर। ठीक है, एक तरह से वर्किंग कैपिटल में इसको बोला जाता है कि ये पैसा इस्तेमाल, इतना पैसा हमको लगना है। अब 1 रुपए हम यहाँ पे पे करके उसको वापस घूम के किसी और मेथड से आने के लिए कितना टाइम हमको लगता है, 80 दिन लगते हैं।
और ऐसा मैं 1 रुपये को 4.5 रुपीज़ बना सकता हूँ साल भर में, 4.5 रुपीज़ बना सकता हूँ साल भर में। तो मैं 1 रुपये को 4.5 टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ, तो 18,90,000 रुपीज़ के लिए कितने रुपए की ज़रूरत है। तो 4.5 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको सिर्फ 4,20,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। अभी 4,20,000 लगेंगे, फिर 4,20,000 लगेंगे, फिर 4,20,000 लगेंगे, ऐसे 4.5 टाइम्स घूमेगा तो आपका 18,90,000 का काम हो जाता। तो तीसरे का आंसर आ जाता है 4,20,000। अब देखो क्वेश्चन क्या है। कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट में वो बाप है पूरे मार्केट में, एंड देर इज वर्चुअली नो कंपिटिटर, कोई भी कंपिटिटर नहीं है। आप सोचो जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ मार्केट में उसको कोई कंपिटिटर नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा किंग हूँ उस प्रोडक्ट में, तो मैं जैसा बोलूँगा लोग वैसा खरीदेंगे अगर लोगों को खरीदना है तो, क्योंकि कहीं और मिल ही नहीं रहा। तो अभी क्वेश्चन ये बोलता है कि बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च इट इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू द सेल्स ऑन क्रेडिट एंड डिलीवर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द प्री पेमेंट्स। फिर बोला जाता है कि अगर लोगों को हमसे ही खरीदना है तो हम उनको क्रेडिट में क्यों दे। हम बोलते हैं कि पहले पेमेंट करो फिर माल खरीदो, पहले पेमेंट खरीदो करो फिर माल खरीद के लेके जाओ। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो भी लोग हमारे पास ही आएंगे, अगर आप ध्यान दो, क्योंकि अगर हम ऐसा बोलते हैं तो लोगों को नहीं खरीदना होगा तो वो कहाँ जाएंगे। लोगों को अगर आपको खरीदना ही है तो वो मेरे पास ही आना है, भले मैं पहले पैसे मांगूंगा क्रेडिट में दूँ। तो क्वेश्चन ये बोलता है फोर्थ वाला कि यार ये क्रेडिट पीरियड वाला लोचा हटा देते हैं, लोगों से पहले पैसे लेते हैं तो डेटर कलेक्शन पीरियड नाम की चीज ही नहीं रहेगी। अब देयर बाय इट कैन रिड्यूस इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सब्सटैंशियली। व्हाट वुड बी द रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू सच डिसीजन। अब इस डिसीजन की वजह से क्या होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अगर आप निकालोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी, रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स माइनस क्रेडिटर। अब डेटर है ही नहीं, डेटर कलेक्शन पीरियड है ही नहीं, तो आप क्या करोगे सर, फिर से कैलकुलेशन करो। तो आप एक तरह से 80 में से 45 डेज निकाल सकते हो, तो आपका जो आता है आंसर वो है 35 डेज का। यानी कि अब आपको सिर्फ 35 दिन जितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, पहले 80 दिन जितना था। ये 45 दिन कम कैसे हुए, क्योंकि अब डेटर्स में पैसा बिल्कुल फंसा हुआ नहीं रहेगा आपका। सो अगर यहाँ 35 आ रहा है तो अब क्या हो गया, मैं 1 रुपया मेरा 35 दिन में वापस घूम के आता है, तो ऐसा साल भर में मैं कितनी बार मेरा पैसा घुमा सकता हूँ, 360 डिवाइडेड बाय 35, 10.286 टाइम्स। मतलब 1 रुपये को मैं 10.286 रुपीज़ बना सकता हूँ साल भर में। ठीक है, तो अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो अब मेरी जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है नई वाली वो हो जाएगी 18,90,000 डिवाइडेड बाय 10.286। ठीक है, तो ये आता है सर आपका 183,745। यानी क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि नया वर्किंग कैपिटल कितना है, क्वेश्चन आपको क्लियर कट ये पूछ रहा है कि देखो सर वर्किंग कैपिटल में रिडक्शन कितना हो रहा है। पहले 4,20,000 का वर्किंग कैपिटल लग रहा था, ठीक है, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे रिडक्शन। पहले 4,20,000 का वर्किंग कैपिटल लग रहा था, अब 183,745 का लग रहा है। तो कितना रिड्यूस हुआ, 2,36,255 रुपए का आपका रिडक्शन आ रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया ना। ऊपर में भी फिगर डेटर्स कलेक्शन पीरियड हटा दिया तो सारी चीजें बदल गई, आपका ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल और आपका नया वर्किंग कैपिटल, और उसकी वजह से आपका कम पैसा फंसा रहेगा। प्रैक्टिकली चलो आंसर तो निकाल लिया, प्रैक्टिकली सर इसका क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको अगर आपके पास में पैसे नहीं थे तो 4,20,000 रुपये आपको पहले लोन लेना पड़ता था, शॉर्ट टर्म लोन बैंक से, जिसपे साल भर इंटरेस्ट जाता था। ठीक है, तो 4,20,000 पे अगर मैं 15% का भी इंटरेस्ट मान के चलूँ ना तो 63,000 रुपीज़ आप पे करते थे। लेकिन अब आपको क्योंकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो गई तो लोन सिर्फ 255 का लेना पड़ेगा, जिस पे 15% आता है सिर्फ 35,000, और पहले कितना आ रहा था आपका 63 ना, यानी पहले 63,000 का इंटरेस्ट दे रहे थे, अब 35,000 का इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपके इंटरेस्ट में भी तो पैसा बच रहा है 27,562 रुपीज़ का।
आई बात आपके समझ में? सो दिस इज प्रैक्टिकली, या अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा, आगे 5वां क्वेश्चन डाल देता कि इंटरेस्ट रेट 15% है, बताओ इंटरेस्ट में कितनी सेविंग हो रही, बस और 2 लाइन और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको 4,20,000 पे 15% निकालना है और आपको 183, सॉरी मैंने अभी काय पे निकाला, ओहो हो, और ज़्यादा बचेगा, सॉरी। पहले 4,20,000 पे 15% तो 63,000 का इंटरेस्ट देता था। अब तो मेरा नया वर्किंग कैपिटल 183,745 है, तो इस पे मैं 15% यानी कि इतना देता हूँ, -63,000, तो मेरा 35,438 रुपीज़ का इंटरेस्ट बचता है। ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना है कि 4,20,000 पे लगाओ 15%, ये 4,20 पे 15 लगाया, फिर इस पे 15 लगाया, दोनों में डिफरेंस आया, वो इंटरेस्ट में सेविंग। ये वर्किंग कैपिटल का रिडक्शन, वो इंटरेस्ट का रिडक्शन आ जाता। सो गेटिंग द पॉइंट, दिस इज व्हाट योर एंटायर क्वेश्चन इज। आंसर्स नोट डाउन कर लेंगे आप पॉज करके। इसके साथ साथ हम हमारा यूनिट 1 खत्म करते हैं, सेकंड यूनिट चालू करेंगे सर, ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्वेश्चंस काफ़ी है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो सके मैं आगे फ्यूचर में ज़रूर ऐड करूँगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसके बाद में और हो सकता है आपको जो नोट्स मिले उसमें आगे के क्वेश्चंस हो, तो ये होमवर्क के हिसाब से लेके चलना, और हो सके नेक्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि सेम है, आप ज़्यादा कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूँ बस। तो आगे अगर आपको इसके डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन दिख रहे हैं तो मान के चलिए कि ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन करिए, आपको स्लाइड्स के थ्रू उसके आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सर शुरू करते हैं ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। बाय बाय।